Hello learners, I welcome you all in this session of Abhit Shiksha where we are going to discuss about the नेपाल प्रोटेस्ट जो कि चल रहे हैं. हम लोगों ने इसको डीएनसी में काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया था. सो मैंने सोचा कि जस्ट गिव यू ब्रीफ बैकग्राउंड एंड स्टोरी अबाउट नेपाल एंड इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा. हम जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे. ऑल्दो इट इज़ एन ऑनगोइंग स्टोरी और बहुत चीज़ें इसमें अनकवर होंगी, बाद में जाके मे बी हमें पता चलेगा. बट हम अभी जो हमें समझ में आ रहा है हम वो समझने की कोशिश करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है. सो विदाउट एनी डिले आई थिंक वी कैन बिगिन विथ आवर सेशन. सो हम सबको पता है दैट A huge protest have been going on. आप लोगों ने सब लोगों ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर देखा होगा that Nepal has been witnessing a very huge spark of protest done by the youth of Nepal. तो ये कुछ आपको इस तरीके के सिनेरियोज जो है देखने को मिलेंगे wherein the people of Nepal has they have erupted in a way that कुछ समय पहले तक जो शांति था वो जो ब्रेक हो गया, उसका क्या कारण था, क्या रीजन था, सब हम समझेंगे. ठीक है. तो इसको क्या बोला जा रहा है, इसको कोट एंड कोट जेन जी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है. क्या कहा जा रहा है? जेन जी प्रोटेस्ट. ठीक है. जेन जी प्रोटेस्ट क्यों? बिकॉज जितने भी प्रोटेस्टर हैं वो 28 ईयर्स के बिलो है. ठीक है. आप लोगों ने ज़रूर ये सुना होगा कि ये हमें जो सुनने को क्या मिलता है कि बिकॉज ऑफ द बैनिंग ऑफ सोशल मीडिया. ठीक है. सोशल मीडिया बैन जो कर रहे हैं उसके कारण ये आउटबर्स्ट आया है. ठीक है. लेकिन ये सोशल मीडिया बैन इट इज़ द इमीडिएट इफेक्ट. ठीक है. ये इमीडिएट कॉज है, इट इज़ नॉट द मेजर कॉज, लेकिन ये इमीडिएट एक रिएक्शनरी कॉज के रूप में हमें देखने को मिला है. ठीक है. देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन कल्मिनेटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, जिसके कारण अब ये हमें एक आउटबर्स्ट देखने को मिला है. ठीक है. तो अभी हम फटाफट समझते हैं कि क्या हो रहा था इन नेपाल. ठीक है. नेपाल में देखिए, नेपाल का अगर हम एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले, हम लोग बिल्कुल फर्स्ट से शुरू करते हैं. ठीक है. एकदम शुरू से शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा. ठीक है. यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो नेपाल अगर हम देखें, नेपाल हमारा एक हिमालयन स्टेट है. हमें पता है नेपाल का पोजीशन क्या है, ये आप लोगों को पता होगा. ठीक है. तो नेपाल में 1951 से हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 1947. इसी के आसपास ही नेपाल भी अपना आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट करा था. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ, नेपाल किस तरीके से आगे बढ़ा, वो पहले हम एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं. उसके बाद हमें अभी का सिचुएशन हमें और ज़्यादा हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. ठीक है. तो अभी आप देखिए 1951 में क्या हुआ. जो 1951 में वहाँ पर एक राणा डायनेस्टी हुआ करता था. ठीक है. राणा डायनेस्टी हुआ करता था, उनका ऑटोक्रेसी था. दे वर अ मोनार्की. बहुत सालों तक ये मोनार्की में रहा करते थे. ठीक है. तो मोनार्की में ये रहते थे. तो जो राणा ऑटोक्रेसी है, ठीक है, राणा वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी. ठीक है. वो डायनेस्टी जो है ख़त्म हुआ. उसके बाद उन्होंने चाहा कि नेपाल में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या प्रो डेमोक्रेसी आए. ठीक है. अब देखिए 1951 तक तो ऐसा रहा कि डिमांड्स आने लगे. फिर 1961 से 1990 तक किंग महेंद्र, ठीक है, किंग महेंद्र जो थे, ये राजा वहाँ के थे, किंग महेंद्र, उन्होंने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको बैन कर दिया और उन्होंने पंचायत सिस्टम लाया जो कि एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्की था. ठीक है. मतलब पक्का ये मोनार्किकल सिस्टम जो है ये फॉलो कर रहे थे. एंड किंग महेंद्र ने क्या किया 1961 1990 तक यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी थे वो सब बैन कर दिया और मोनार्की का सिस्टम जो है, राजत्व जिसको हम कहते हैं, वो सिस्टम यहाँ पर वो ले आए थे. अब ये रहे ये हमारा राणा डायनेस्टी के कुछ पिक्चर्स है, ये आपको किंग महेंद्र दिख पाएंगे. ठीक है. सो ये अभी तक का ये स्टोरी है कि अभी तक नेपाल जो है ये अभी पूरा तरीके से मोनार्किकल सिस्टम में चल रहा था. अभी तक डेमोक्रेसी जो है वो नहीं आ पाया था. 1990 के समय पे क्या हुआ, इस दशक में पीपल मूवमेंट या जन आंदोलन जो है बहुत ज़्यादा चलने लगा. ठीक है. एक बहुत बड़ा जन आंदोलन जो है ये बनने लगा जिसमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी चाहते थे. अब वो इंडिया के रूप में ही यहाँ पर भी डेमोक्रेसी की जो मांग है वो करने लगे थे. ठीक है. 1996 से 2006 तक यहाँ पर क्या चल रहा था, माओइस्ट का इंसर्जेंसी हुआ. ठीक है. ये जो माओवाद है, माओइस्ट का इंसर्जेंसी यहाँ पर हुआ. यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज भी जो है माओइस्ट आइडियोलॉजीज पे बहुत सारी पार्टीज जो है वो बनने लगी थी. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर एक इंसर्जेंसी हुआ. माओवाद ने क्या किया, यहाँ पर इंसर्जेंसी हुआ जिसके कारण लोग अब चाहते थे कि यहाँ पर एक रिपब्लिक बने. ठीक है. अब किंग का जो यहाँ पर इसी समय पे, इसी दौरान पर 2001 पे आप लोगों ने बहुत फेमस सुना होगा कि किंग ने जो है रॉयल पैलेस मैसेकर, ठीक है, आप लोगों को टाइम मिले तो आप उसके बारे में सुन सकते हैं. रॉयल पैलेस मैसेकर जो है इसी समय पर हो गया था. ठीक है. रॉयल पैलेस मैसेकर
ठीक है। ये रॉयल पैलेस मैसेकर भी इसी दौरान पे हुआ था। तो वो उस समय का सिचुएशन क्या था, ये रॉयल पैलेस मैसेकर हुआ, देन यहाँ पर माओवादी जो है, माओइस्ट इंसर्जेंसी भी होने लगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी माओ आइडियोलॉजीज पे जो है वो बेस करके वो बनने लगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन था। अब 2006 से 2008 में क्या हुआ, अगेन मास प्रोटेस्ट हुआ, सिमिलर, ये जैसे जन आंदोलन जिसको 1 कहा जा रहा था, सिमिलर एक जन आंदोलन 2 हुआ था कि अब उनको बिल्कुल एबॉलिशन ऑफ मोनार्की चाहिए, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहिए। और इसी समय से जो है नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। नेपाल हैज़ द यंगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो नेपाल में एक इन्होंने डिमांड शुरू किया कि अब हमें नहीं चाहिए और मोनार्की खत्म होना चाहिए, एंड वी नाउ वांट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बनने लग गया, शुरू हुआ। 10 साल लगे नेपाल को अपना जो डेमोक्रेसी है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 10 साल लगे, एंड 10 साल के बाद 2015 में यहाँ पर उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया। तो आप देख पाएंगे बहुत ही ज़्यादा टुमल्चुअस पीरियड जिसको हम कहते हैं वो चलने लगा आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली, क्योंकि मोनार्की का जो पावर्स थे, पावर्स ऑफ द मोनार्कीज एंड ऑटोक्रेसीज के हाथ में बहुत पावर्स था, लोग जो है बहुत नाराज़ हो गए थे। उसके कारण बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सरकार बने सरकार गिरे, सरकार बने सरकार गिरते रहते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2015 से 2025 तक केपी शर्मा ओली ने नॉन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो है, मतलब उन्होंने क्या था, अभी जो रिसेंट के प्राइम मिनिस्टर थे उनके केपी शर्मा ओली, उन्होंने 4 बार, ठीक है, 4 बार उन्होंने 2015 में, 2018, 2021, 2024 उन्होंने क्या किया, 4 बार अपना सरकार गिराया और 4 बार ही कोलैप्स हो गया सरकार। नेपाल में आज तक कोई भी सरकार 5 साल के टर्म जो है उसको पूरा नहीं कर पाई है, ठीक है। तो ये ऐसा टिमल्चुअसनेस जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि यहाँ का पूरा इशू क्या है। इशू है, बहुत सारे इश्यूज है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें जो है एक साथ प्ले कर रही थी। बहुत समय से लोगों के अंदर गुस्सा जो है, भड़ास है। कभी भी आप ये नहीं बोल सकेंगे कि कोई भी अगर इस तरीके का बड़ा प्रोटेस्ट होता है वो सिर्फ किसी एक चीज़ के कारण होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें उसके आसपास चल रहा होता है, फिर जाके एक छोटा सा वेव होता है, एक छोटा सा स्पार्क होता है जिसके कारण इतना बड़ा फायर लगता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें क्या क्या थी वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जेन जी प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में। इसको जेन जी कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है मैंने समझाया आपको, क्योंकि सब बिलो 28 ईयर्स ऑफ एज थे। और यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक सोशल मीडिया बैन ने यहाँ का पूरा जो सिस्टम है उसको हिला के रख दिया। इट वॉज द इमीडिएट कॉज, ठीक है। अब सरकार ने क्या कहा, सरकार ने ये कहा कि यहाँ पर ये जो है हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, ये इन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है, इन्होंने रजिस्टर नहीं किया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बियॉन्ड इमीडिएट कॉजेज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, अनएथिकल अलायंसेस हैज सस्टेन्ड डीप सोसाइटल इनइक्वालिटीज। मेन इशू है ये सोसाइटल इनइक्वालिटीज। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा ये नेपो किड्स के बारे में, ठीक है, नेपो किड्स के बारे में सुना होगा। ये नेपो किड्स जो है ये बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया बहुत सारे लोग जो है ये नेपो किड्स का जो फोटो है उसको सर्कुलेट कर रहे थे इन दी इंटायर मीडिया। और उसके बाद क्या हुआ, वो दिखा रहा था कि नेपाल में किस तरीके का ग्रेव इनइक्वालिटीज़ है। जो जिनके पास पावरफुल है, जिनके पास पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, एंड जो जिनके पास पावर नहीं है दे वेर इनटू दे वेर वेरी वेरी पुअर, वेरी डेस्टिट्यूट, ऐसे लोग भी थे नेपाल में। तो ये बहुत बड़ा सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट हुआ था जिसके कारण ऐसा आउटबर्स्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और चीज देखते हैं, when KP Oli, Khadga Prasad Oli formed new government in 2024 before resigning, उन्होंने मार्क दी 30th लीडरशिप, ठीक है, ये 30th लीडरशिप था, मतलब ही वॉज दी 30th नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर थे। 1990 से 30 टाइम्स नेपाल में प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो चेंज होता है। आप समझ लीजिए 30 टाइम्स चेंज होना इन 1990 से 2025 में, कितना 30 साल, ऑलमोस्ट 30 साल के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। मतलब हर साल कोई नया लीडर आया है। तो इस तरीके से क्या देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी जो है वो हमें इन नेपाल देखने को मिला है, ठीक है। ये बहुत एक बड़ा रीज़न है। जब तक आपका गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगा तब तक बहुत सारी चीज़ें जो है हम अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसीज़ होता है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आता है जगह पे, तो उसके कारण लोगों में जो पैसा कमाने का एबिलिटी होता है वो भी धीरे धीरे कम होते रहता है। इसके कारण एंगर और ज़्यादा राइज पे हो जाता है, ठीक है। डिस्पाइट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू अ रिपब्लिक, नो प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नो प्राइम मिनिस्टर हैव एवर कंप्लीटेड अ फुल टर्म, हाईलाइटिंग द
कंट्रीज पर्सिस्टेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण यहाँ पर गवर्नमेंट को टॉपल करना, गवर्नमेंट को गिराना इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, गवर्नमेंट को टॉपल करना इट इज़ वेरी इजी। इस तरीके का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में गवर्नमेंट को टॉपल करना बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। नेपाल्स ऑनगोइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज अंडरमाइंड द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ इट्स पास्ट मूवमेंट, ठीक है, पास्ट में भी इस तरीके का बहुत सारा मूवमेंट हुआ है, जैसे जन आंदोलन हमने देखा ना, 2 बार जन आंदोलन ही हुआ है। यहाँ इन जन आंदोलन के कारण क्या हुआ है, बहुत डीप रूटेड इनइक्वालिटीज़ है नेपाल के अपने सोसाइटी में, बहुत डिस्टिंग्विशमेंट्स है, ठीक है, उसके कारण इनइक्वालिटी बहुत हुआ है और इन इनइक्वालिटी को रिजॉल्व नहीं किया गया। और जब जब आपने देखा है कि इस तरीके से लोगों को दबाया जाता है या फिर इनइक्वालिटी का बर्डन उनके ऊपर आ जाता है, तब तक बहुत ही भयानक रिवॉल्ट्स जो है यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, जो कि अभी भी हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, यूथ अगेंस्ट करप्शन, इस तरीके का नारा, इस तरीके का जो फ्लैग्स है वो नेपाल में झंडा जो है लहराया जा रहा है, यूथ अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। पहला तो हमने देखा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरा क्या देखा, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, और उसके कारण क्या हुआ है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी है, सोशल इनइक्वालिटी है। तीसरा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 22.7, इट इज़ वेरी हाई। इंडिया में करेंटली इट इज़ 3.2%। हम कितना फोकस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, नेपाल में अभी तक इसको कोई भी सरकार अभी तक एड्रेस नहीं कर पाई है। द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई इन नेपाल, ठीक है। उसके बाद क्या है, और बहुत फ्रस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है, बहुत ट्राइब्स है जिनको बिल्कुल मार्जिन्स में रखा जाता है, बहुत इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है, सोशल मार्जिनलाइजेशन है। इनके कारण भी यहाँ पर ये इस तरीके का सरकार जो है, सरकार के ऊपर गुस्सा निकाला गया, ठीक है। इनइक्वालिटी जो है बहुत अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन पे देखने को मिलेगा, जैसे जो रिच पुअर है उनके बीच में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, जो रूरल एरियाज़ है, अर्बन एरियाज़ में वहाँ पर बहुत वाइड इनइक्वालिटीज़ है, मैन वीमेन के बीच में बहुत वाइड इनइक्वालिटीज़ है, जो हायर क्लास और लोअर क्लास के बीच में बहुत इनइक्वालिटीज़ है, कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस भी है। तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ जो है, आपको मल्टी डायमेंशनल इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलेगा इन नेपाल। देखिए यहाँ पर क्या है, 17.2% इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पुअरेस्ट हाउसहोल्ड वेर अनएम्प्लॉयड एज 8.5 इन द रिचेस्ट। अब देखिए पुअरेस्ट जो है, पुअरेस्ट कुछ लोग होंगे, है ना, ये कुछ पुअरेस्ट लोग होंगे, ये कुछ बहुत अमीर लोग होंगे। पुअरेस्ट लोगों में 17.2% लोग जो है ये अनएम्प्लॉयड है, अमीर लोगों में 8.5% लोग जो है ये अनएम्प्लॉयड है। बहुत स्टार्क डिफरेंस है। ये जो 8.5% अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये इसीलिए है बिकॉज उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत पैसा में भी पहले कमा लिया हो, जिसके कारण उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, 10 अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन इनको काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है 18.1% है। एजुकेशन जो है ये बहुत पुअर है। अब देखिए ज्योग्राफी, नेपाल इज एन हिमालयन स्टेट, ठीक है। वहाँ का एक और इशू क्या है, काठमांडू वैली में अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये 7.6% है, बेरेबल है, ठीक है, 7.6% है काठमांडू में। रूरल एरियाज में देखिए 20% है, दिख रहा है। तो अर्बन रूरल डिवाइड हो गया, ठीक है, रिच पुअर डिवाइड हो गया, है ना, ठीक है, क्लास डिवाइड हो गया। तो इतने सारे लेवल पर इनइक्वालिटीज है, इसीलिए ये वर्ड लिखा गया है, इनइक्वालिटी कट्स अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। मेन वुमेन में डिफरेंसेस है, ठीक है, मेन वुमेन में अभी देखेंगे हम उनके बीच में भी किस तरीके के डिफरेंसेस है, ठीक है। लेबर मार्केट में जो है, जो आते हैं, जो लेबर वर्क मार्केट में आते हैं वो दे कैन नॉट फाइंड वर्क, ठीक है, उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है कि वो उनके पास कोई इनको हायर करे, तो दे कैन नॉट फाइंड वर्क, ठीक है। Not only they are unable to find employment, but many are not even actively seeking due to the lack of relevant opportunities. ये भी एक बड़ा इशू है कि कुछ लोग तो ढूंढ रहे हैं कि हमें काम चाहिए, हमें काम दो, काम उनको नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे भी है जो काम ढूंढ ही नहीं रहे क्योंकि उनके रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत लो पेइंग जॉब्स है, उनको नहीं करना है ये काम। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। This has pushed many, especially from disadvantaged group, to seek work abroad. सबसे ज़्यादा अगर कोई बाहर जाता है वो नेपाल से ही लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। About 1 in 4 males in Nepal is absent from the home. ये एक बड़ा इशू हो जाता है एब्सेंटिज्म का, एब्सेंटिज्म इसको हम कहते हैं, ठीक है। एब्सेंटिज्म का वर्क इशू हो जाता है। एब्सेंटिज्म में क्या होता है, जब कोई यहाँ से कोई प्लेस ए है वहाँ से माइग्रेट करके प्लेस बी में चला जाए,
प्लेस ए से प्लेस बी में चला जाए। अब ये माइग्रेशन में क्या होगा, प्लेस ए से यहाँ पर प्लेस बी में कोई गया तो यहाँ के लोग जो है ये यहाँ जो पहले रहा करते थे अब तो ये यहाँ से चले गए, ठीक है, ये यहाँ से चले गए, कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, तो यहाँ ये जगह तो ये एब्सेंट हो गया ना, यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना था ये तो नहीं हो पाएगा अब। तो ये एब्सेंटिज्म का भी बहुत बड़ा चैलेंज है नेपाल में, ठीक है, क्योंकि लोग अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं। फिर विमेन के बीच में देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल हेडेड हाउस होल्ड हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली, ठीक है। तो अब देखिए विमेन जो पहले हाउस होल्ड में थी पहले 13.6% ही था, अब वो इंक्रीज होकर 37.1% हुआ। अब मतलब विमेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड के काम कर रही है, घरेलू काम कर रही है, बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाहर नहीं जाएंगी पैसे कैसे कमाएगी, अगर बाहर जा भी रही है तो खेती कर रही है, तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। ये सारे इश्यूज एक साथ कल्मिनेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेल जो है वो आउट माइग्रेशन कर रहे हैं, मैंने कहा ना ये एब्सेंटिज्म हो रहा है, आउट माइग्रेशन हो रहा है, ये सब एक अपने आप में इशू है। ये देखिए एब्सेंटिज्म इज स्टार्केस्ट इन द रूरल एरियाज अमंग यूथ जो है वो बाहर जा रहे हैं, या तो नेपाल के अंदर ही काठमांडू जैसे बड़े शहर में, विराटनगर जैसे बड़े शहर में जा रहे हैं, या फिर वो देश को छोड़ के जा रहे हैं, यूएई, कतर, मालदीव्स, देन ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये सब बड़े मेजर डेस्टिनेशंस है नेपालीज पॉपुलेशन का, ठीक है। इंडिया आते हैं बहुत लोग, इंडिया में काम करने के लिए आ रहे हैं, नेपाल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये बहुत मतलब लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। मोर देन हाफ ऑफ द मेल एब्सेंटीज आर एजेड 15 to 29। ये जो यूथ, मेजर यूथ का पॉपुलेशन है वो तो रहते ही नहीं है देश में, देश आगे कैसे बढ़ेगा। ये एक बहुत मेजर इशू है और हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट भी इसी एज ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। और इमीडिएट ट्रिगर क्या हुआ इसमें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ आपको कनेक्ट करने के लिए नहीं, लोग इससे कमाई भी करते हैं। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, रेडिट हो गया, स्नैपचैट हो गया, देन वी हैव मेनी मोर प्लेसेस, राइट, जहाँ से यूट्यूब है, देन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर लोग पैसे कमाते थे। अभी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, हमने कितना इश्यूज देखे अनएम्प्लॉयमेंट के, और इसी अनएम्प्लॉयड में कैसे हमने स्पार्क किया फायर को कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर दिया। अभी हम जिससे पैसे कमाते हैं आपके पेट में उसमें भी लात पड़ गया तो आप गुस्सा करेंगे, राइट। तो सिमिलर सिचुएशन ये नेपाल में भी हुआ, ठीक है। ऑल्दो ऑफिशियल साइटेड रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, द बैन वाज वाइडली व्यूज एज एन अटेम्प्ट टू साइलेंस द पॉलिटिकल डिसेंट। जो उनका पॉलिटिकल डिसेंट है उसको साइलेंस करने की यहाँ पे उनको लग रहा था कि उनके पॉलिटिकल डिसेंट को यहाँ पे साइलेंस किया जा रहा था। इसके कारण यूथ लेड डेमोन्स्ट्रेशन हुए अक्रॉस द कंट्री। उनको लग रहा था कि आप हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वॉइस को साइलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का एक वायलेंस जो है उसको अपनाया, ठीक है। अभी क्या है, इन सम नेपाल हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री, और ये 4th मोस्ट रेमिटेंस डिपेंडेंट इकोनॉमी। रेमिटेंस क्या होता है, बाहर से जब पैसा आता है तो उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। पॉलिटिकली अनस्टेबल है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, रेमिटेंस पे इनका दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रेमिटेंस। इसके कारण क्या हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण आप कोई भी एक स्कीम है उसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लोग बाहर जाते हैं, अब्रॉड वर्क करते हैं, एब्सेंटिज्म होता है, एब्सेंटिज्म के कारण फीमेल पे बहुत बर्डन पड़ता है। इसके कारण रिपीटेड इस तरीके के बड़े बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम 1990s टू 2005 एंड नाउ ऑल्सो इन 2025, ठीक है। ये हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है ये इन नेपाल जो है ये फॉर्मेशन हुआ है। अभी 2025 में केपी शर्मा ओली का गवर्नमेंट भी गिरा है, ठीक है। एंड इस समय पे सिर्फ केपी शर्मा ओली के ऊपर ही नहीं बल्कि जितने भी बड़े मेजर पार्टीज़ हैं वहाँ के ऑपोजिशन है, जैसे नेपाली कांग्रेस है, ठीक है, इस तरीके का बहुत सारी पार्टीज़ है जो माओइस्ट लेड गवर्नमेंट है, उसके ऊपर भी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है। सो ये है स्टोरी ऑफ नेपाल। जो समझना था हमें समझ लिया। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे स्पेकुलेशंस है कि कुछ डीप स्टेट का वर्क भी है क्या, डीप स्टेट जो होते हैं उसका भी हो सकता है, कुछ ना कुछ रोल तो होगा ही, बट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा, बैकग्राउंड समझ में आएगा, पूरा शाह डायनेस्टी का मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी किस तरीके से ये पूरा हुआ है। तो होपफुली आप लोगों को पूरा जो सिनेरियो है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बेसिकली डेप्रीवेशन जहाँ पर होगा ना, जहाँ पर भी डेप्रीवेशन होगा वहाँ पर इस तरीके का इशू है। ये इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी देखें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी हम नेपाल देख पा रहे हैं, इंडिया में आप देखिए नक्सल मूवमेंट है, ये क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ डेप्रीवेशन। नक्सल मूवमेंट है, नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, ये सब क्या है, क्योंकि आपने उनको डिप्राइव करके रखा।
इसीलिए ये सारे इश्यूज राइज होते हैं। क्लियर हुआ? ऑल राइट, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आपको, आई होप कि आपको समझ में आया हो, मैंने काफ़ी कंसाइज करके समझाने की कोशिश की। सो विद दिस आई वुड एंड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून।